नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप लोग आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, वह निम्न के ही पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग निम्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वाइज अब हम लोग क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर ये निम्न के क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा पहला मॉड्यूल है वह हमारा फ्रिक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन से जितने भी क्वेश्चन हैं निम्न के, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का नियम क्या है। तो देखिए यहाँ पर घर्षण का नियम जो होता है वो रहता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, यानी कि जो घर्षण बल होता है यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार पर स्वतंत्र है। तो यहाँ पर आपका 1 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट, एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो देखिए एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ जो घर्षण बल की दिशा होती है वह अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के विपरीत होती है। ठीक, तो 2 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, सतहों संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधा अनुपातिक है। तो देखिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है यह क्या होता है कि संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के जो बल होते हैं उसके सीधा समानुपाती होता है। तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड रोड्स इफ व्हील्स आर एबल टू रन ऑन रोड, पहिया और सड़क के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है। तो देखिए ये जो कार्य करता है ये हमारा रहता है घर्षण बल, यानी कि घर्षण बल जो होता है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है पांचवा, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। तो यूजफुल फ्रिक्शन यानी कि जो उपयोगी घर्षण बल है वह कौन सा होता है। तो देखिए जो उपयोगी घर्षण बल है वो हमारा रहता है जो हमारा ब्रेक शू लाइनिंग। तो ब्रेक शू लाइनिंग जो होता है हमारा उपयोगी फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, कौन सा बेकार घर्षण है। देखिए जो बेकार घर्षण होता है वो रहता है हमारा रियर एक्सल गियर। तो रियर एक्सल गियर जो रहता है हमारा वेस्टफुल फ्रिक्शन यानी कि बेकार घर्षण है। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, जो घर्षण बल पर निर्भर करता है वह कौन सा है। तो देखिए जो घर्षण बल होता है यह कॉन्टैक्ट सरफेस यानी कि संपर्क सतहों पर निर्भर करता है घर्षण बल। यहाँ पर 7 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए जो भी घर्षण गुणांक होते हैं इसको हम लोग व्यक्त करते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो घर्षण बल होता है यह सामान्य घर्षण बल और समान प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है। तो जो ये हमारा घर्षण गुणांक होता है यह घर्षण बल और समान प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है। आपको भी पता होगा जो यहाँ पर एफ इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। ठीक, जहाँ पर एफ होता है हमारा घर्षण बल होता है, म्यू क्या है हमारा घर्षण गुणांक है, और जो आर होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर म्यू इक्वल टू निकालेंगे हम लोग तो एफ बटा आर आ जाएगा, यानी कि घर्षण बल जो होता है घर्षण गुणांक जो होता है यह बल और जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है इन दोनों का अनुपात होता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर 8 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है। तो देखिए जो घर्षण गुणांक का सूत्र होता है वो देखिए हमने आपको बताया है कि एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसको इन्होंने डब्ल्यू से व्यक्त किया है, यानी कि भार से व्यक्त किया है। तो एफ इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू जहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन में वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 9 का यहाँ पर जो डी आंसर है ये एफ इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू आ जा रहा है। तो म्यू इक्वल टू
F/W, ठीक, या एफ इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है, क्या है, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए हम लोग किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं। देखिए घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, म्यू। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इज टू ऑब्जेक्ट आर इन द कॉन्टेक्ट एट रेस्ट। ये दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हो तो किस तरह के घर्षण को क्या कहा जाता है। देखिए जब आराम यानी कि जब वो स्टैटिक स्टेट में रहती हैं, यानी कि रेस्ट में रहती हैं, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण कहलाता है। तो कोई भी अगर वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो उस पर जो बल लगता है वो हमारा स्थैतिक घर्षण होता है। तो 11 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो सही कथन है उससे आपको चूज करना है। तो देखिए जो सही कथन है ये होता है कि जो हमारा होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो स्लाइडिंग घर्षण होता है यह हमेशा जो लिमिट घर्षण होता है उससे कम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो कौन सा कोण घर्षण कोण कहलाता है। तो देखिए जो घर्षण कोण होता है ये हमारा ये वाला जो एंगल है यही हमारा घर्षण कोण कहलाता है, यानी कि जो एंगल है ROS यही हमारा कहलाता है घर्षण कोण। तो 13 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। यहाँ पर क्यों नहीं रहेगा, ये आपका थीटा रहेगा, ठीक। तो यदि घर्षण कोण का मान थीटा है तो घर्षण गुणांक का मान कितना होगा। तो घर्षण कोण थीटा है तो जो घर्षण गुणांक होगा, तो देखिए म्यू इक्वल टू होता है आपका tan थीटा के, ठीक। तो म्यू इक्वल टू tan थीटा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर जो ये फिगर है, कह रहा है व्हाट डिनोट्स द लेटर कैपिटल R इन द गिवन फिगर। तो दिए गए आंकड़ों में जो कैपिटल R प्रदर्शित है या क्या दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कैपिटल R है ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R वाला, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया आपका सामान्य प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक करने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए लुब्रिकेंट का मेन उद्देश्य होता है कि स्नेहन करने से होता क्या है कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हमारा लुब्रिकेशन करने से क्या होता है कि जो स्नेहन होती है हमारा फिर घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहन करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। वीक फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के लुब्रिकेंट या स्नेहक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए जो यूज किया जाता है वह किया जाता है लूब ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा लूब ऑयल। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहन प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसके लिए किया जाता है स्प्लैश फीड सिस्टम। तो 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्प्लैश फीड सिस्टम। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो फिगर में लुब्रिकेशन सिस्टम दिख रही है किस प्रकार का लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं हमारा कहलाता है टी हैंड प्रेशर गन। तो टी हैंड प्रेशर गन यहाँ पर कहलाता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये टी हैंड है हमारा प्रेशर गन। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मशीन पार्ट। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा रहता है लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग हम लोग मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए यूज करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट। इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। स्नेहन को बनाए रखने के लिए किसी मशीन की दक्षता क्या होती है। तो ये जो मशीन की दक्षता होती है बढ़ जाती है। तो लुब्रिकेशन करने से क्या होता है कि जो मशीन की दक्षता होती है वह बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, विच वे द कूलेंट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट।
किस तरह के शीतलक एक संग्रहक के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए ये जो कार्य करते हैं आप कार्य करते हैं कि टू कैरी अवे द हीट, यानी कि गर्मी को दूर भगाने के लिए हम लोग शीतलक का प्रयोग और संग्रहक का प्रयोग करते हैं। तो शीतलक जो होता है एक संग्रहक के रूप में करते हैं हम लोग गर्मी को दूर भगाने के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg if the coefficient of friction is 0.4, assume 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन आपको रखना है। तो यहाँ पर यदि घर्षण गुणांक 10.4 है, द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, कि शरीर को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या होता है, 1 किलो इक्वल टू 10 न्यूटन मान लें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ये वाला 4000। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो घर्षण गुणांक है ये कितना किलोग्राम दिया गया था, 1000। अब इसको न्यूटन में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलो इक्वल टू 10 न्यूटन मान लें। तो यहाँ पर 1000 है तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हमारा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा। अब इसे में हम लोग घर्षण गुणांक का गुणा कर देंगे 10.4 का। तो देखिए अब 10.4 का गुणा जब हम लोग 10,000 में करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4000। तो यहाँ पर 4024 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 35 kg, अज्यूम 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। यदि 30 न्यूटन के बल को बड़े पैमाने पर 35 किग्रा को स्थानांतरित करने के लिए घर्षण गुणांक क्या होगा। तो देखिए घर्षण गुणांक यानी कि म्यू इक्वल टू होगा F/R होगा। तो F का मान यहाँ पर 30 न्यूटन दिया है बटे R यहाँ पर 35 कहा है, तो 35 ये कहा है। तो इसके बाद यहाँ पर किग्रा में ये 1 किलो इक्वल टू 10 न्यूटन मानना है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो 30/350 जब हम लोग करेंगे तो 25 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.0857। ठीक, तो 25 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए ऑब्जेक्ट वेट 20 kg इफ द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0.24। किसी वस्तु को 20 किलोग्राम वजन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यदि यहाँ पर कह रहा है कि जो घर्षण गुणांक है इसका मान 0.24 है, बल की आवश्यकता यानी कि यहाँ पर F इक्वल टू आपको भी पता होगा म्यू इंटू आर। तो म्यू का मान कितना दिया है, 0.24। आर का मान कितना दिया है, यहाँ पर 20 दिया है। तो 20 गुणे 0.24 करेंगे तो देखिए यहाँ पर 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.8। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का वजन 30 kg के बल से कैसे ले जाया जा सकता है। देखिए ये जो कैसे ले जाया जा सकता है यानी कि यहाँ पर आर का मान पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/म्यू। ठीक, तो एफ का मान कितना दिया है, यहाँ पर 30 दिया है। म्यू का मान कितना है, 0.0125 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डी 2400, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ ए वेट ऑफ 150 kg इज इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0.5773। झुकाव कोण क्या होगा यदि 150 किलोग्राम का वजन संतुलन में है और m इक्वल टू 0.5773 है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू होता है आपका tan थीटा के। ठीक, तो देखिए tan थीटा, अब यहाँ पर म्यू का मान कितना है, 0.5773 इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए tan कितने अंश का मान होता है, 0.5773। तो tan 30 अंश का जो मान जो होता है वह 0.5773 होता है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा tan 30 अंश का मान, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/√3 आता है। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपका यही मान आएगा 0.5773। ठीक, 29 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड ए 20 kg ऑब्जेक्ट
लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ़ द m इक्वल टू 0.2 है। यदि जो घर्षण गुणांक है 0.2 है तो क्षैतिज तल पर पड़ी 20 किलो की वस्तु को स्लाइड करने के लिए कितना बल की जरूरत पड़ेगी। तो एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर से निकाल लेंगे। म्यू का मान है 0.2, ठीक। आर का मान है यहाँ पर 20, तो 20 गुणे 0.2 करेंगे तो 20 दूना 40, यानी कि यहाँ पर 4 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग ए लोड ऑफ 400 kg बाई ए फोर्स ऑफ 40 kg। 40 किलो के बल से 400 किलो का भार खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो घर्षण गुणांक होगा म्यू इक्वल टू होगा एफ बाई आर के। तो एफ का मान यहाँ पर कितना है 40 किलो के बल से, तो 40 ऊपर हो जाएगा, भार कितना है तो नीचे हो जाएगा आपका 400, तो 40/400 करेंगे तो हमारा 0.1 आ जाएगा। तो 30 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.84। घर्षण जो गुणांक है 0.84 है, किसी वस्तु को झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर म्यू का मान दिया है यहाँ पर 0.84। म्यू इक्वल टू होता है आपका tan थीटा, इक्वल टू हो जाएगा 0.84। तो tan कितने अंश का मान 0.84 होता है, तो इसे आप लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जो tan 40 अंश का मान होता है वह होता है 0.84। तो यहाँ पर 40 अंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के निम्मी के क्वेश्चन थे। इसी में से आपके ITI में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और भी हम क्लासेज लेंगे तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना के रख दिया है, और जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसका क्लासेज हमने सेकेंड ईयर का पूरा जो भी 5 चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसे लिंक के रूप में दे दिया है। तो आप उस पर विजिट करके आप अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 नंबर उससे हासिल कर सकते हैं। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका क्लासेस तो चल ही रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।